उफ, सब्जी काटना भी कितना बेकार होता है। मेरे बस की नहीं है ये सब करना। हाँ, उस नौकरानी को बुला लेती हूँ। मयूरी, मयूरी, जरा यहाँ आना रसोई में। त्रिशा की आवाज पर नंद मयूरी रसोई में आती है, जो कि डरी सहमी थी। पर क्यों? जी जी भाभी। ये लो, बाजार से सब्जी लाने के लिए लिस्ट, और आटा खत्म हो गया है तो चक्की से पिसा हुआ आटा उठा कर ले आओ। वो क्या है ना, आज मेरा पाव भाजी खाने का मन है और सब्जियां घर में है नहीं। भाभी, मैं अपना प्रोजेक्ट बना रही हूँ, इसलिए सुबह 6 बजे से उठी हूँ। आप ही चली जाओ ना। ये सुनते ही त्रिशा अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगती है। भूल गई हो क्या मयूरी, जो तुम्हें सिर्फ मैं अकेले में ही दिखती हूँ? रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगी। त्रिशा रसोई से बाहर निकलकर इधर उधर देखकर अंदर आती है और मयूरी की चोटी पकड़ लेती है। अब बोल मयूरी मैडम, मेरे किसी काम को मना करेगी? भाभी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं भी आपका काम करती हूँ, पर आटे की बोरी बहुत भारी होगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस सामान चाहिए। मयूरी पैसे और लिस्ट लेकर आंखों में आंसू लिए टीवी देखती हुई माँ से छुपकर घर से बाहर निकल जाती है और बाजार से गोभी, बैंगन, आलू, टमाटर, सब्जी खरीद कर चक्की वाले के पास पहुंचती है और रिक्शे में आटे की बोरी लेकर घर आती है और रसोई में सारा सामान रख देती है। अब जब मैं अपना खाना बना लूं, उसके बाद मेरे कमरे में मेरे पैर दबाने आ जाना। खड़े खड़े पैर दर्द हो गए इंतजार में। और हाँ, खबरदार जो किसी को मेरे बारे में बताया। बाकी घर वालों के सामने हम दोनों बहुत अच्छी नंद भौजाई हैं, याद है ना? जी 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 भाभी, अब मैं जाती हूँ। फिर मयूरी अपने कमरे में जाकर कॉलेज प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है। 2 घंटे बाद संगीता आती है। मयूरी, सुबह 6 बजे की उठी हुई है, 4 घंटे से तेरा प्रोजेक्ट नहीं हुआ। चल बाहर कुछ खा पी ले। माँ, अभी मेरा और काम रहता है, आप जाओ बाहर, मैं अपना आकर खा लूंगी। ठीक है, तेरी भाभी कितनी मेहनत करती है। बोली खास तेरे लिए पाव भाजी बना रही है। तूने सुबह पाव भाजी खाने का मन है? हाँ माँ, मैंने भाभी को बोला था। सच में भाभी बहुत अच्छी हैं। उनका असली रूप तो माँ सिर्फ मैंने देखा है, सिर्फ मैंने। पिछले 3 महीने से मैं ये सब जो झेल रही हूँ। संगीता चली जाती है। सब पाव भाजी का नाश्ता करते हैं। लास्ट में मयूरी आती है तो सिर्फ उसे 1 पाव और थोड़ी सी भाजी मिलती है। ये तो जरा सा है, मुझे बहुत भूख लगी है भाभी। मयूरी के इतना कहते ही डाइनिंग टेबल पर ही त्रिशा उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगती है, जिस वजह से मयूरी अपनी बात पलटती है। भाभी, पाव भाजी बहुत अच्छी है। ठीक है, मुझे इतना ही खाना था, वैसे भी मेरा मन नहीं है। अरे लेकिन ये तो सिर्फ 1 पाव और थोड़ी सी भाजी है, मयूरी और खा ले। नहीं भैया, बहुत है। वैसे भी आपको तो पता है ये सब चीज मुझे कम पसंद है। मेरे को चाइनीज खाना ज्यादा पसंद है। ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। अब ये तो बता दो, पाव भाजी कैसी बनी है मेरी प्यारी नंद? बहुत टेस्टी है भाभी, बहुत टेस्टी। पेट में चूहे कूद रहे हैं, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं निशा के घर जाकर कुछ खा लूंगी, वरना यहाँ पर भाभी तमाशा कर देंगी। मयूरी त्रिशा से इतना डरी सहमी रहती है कि वो इस वक्त ना अपनी माँ से खाने का जिक्र कर सकती थी और ना खुद चुपचाप घर में खा सकती थी। इसीलिए वो थोड़ी सी पाव भाजी खाकर अपनी सहेली निशा के घर चली जाती है, जहाँ उसके साथ पेट भर के खाना खा लेती है। मेरा तो प्रोजेक्ट बन गया, तेरा प्रोजेक्ट बना मयूरी? हाँ, बस थोड़ा सा रहता है। वैसे तेरे घर का टेस्टी मटर पनीर पूरी खाकर मजा आया। थैंक यू। अरे मयूरी, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? तेरी तो अभी भाभी को आए हुए 3 महीने हुए, वो अच्छे खाना पकाकर खिलाती नहीं है क्या तुझे? अब मैं तुझे क्या बोलूं निशा, मेरी वो भाभी मुझे इतना कंट्रोल करती है कि मेरी माँ उन्हें सती सावित्री और मुझे झूठ समझते हैं। और मैं अपने घर में कुछ नहीं कह पाती, किसी से खाने को भी नहीं कह सकती थी, इसीलिए यहाँ आ गई। सॉरी। हे भगवान, तेरी नई भाभी कितनी डायन जैसी हैं। शहर के तो हम भी हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी है जैसे कि वो है। काश कोई सीधी सादी उस चंट के सामने आए। और मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हो पाएगा। आज सुबह प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जल्दी उठी थी, उसमें भी त्रिशा भाभी ने मुझसे काम करवाया। मयूरी घर आ जाती है। 1 घंटे में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेती है। ड्राइंग रूम में सास बहू सब बैठे हुए थे। दोनों भाई ऑफिस चले गए थे। तब मटर छीलते हुए त्रिशा, बताओ माँ जी, रात के डिनर में कटहल बिरयानी बना लूं, साथ में खीरे का रायता? हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। लेकिन आपको पता है ना कटहल साफ करने में कितना टाइम लगता है। मैं सुबह से काम करके वैसे भी थक जाती हूँ। आप मयूरी को कह दो कि वो कटहल काट के उसके बीज अलग कर दे। वो भाभी, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके कंक्लूजन का पेज लिखना अभी भी बाकी, आप खुद कर लेना। देखा माँ जी, इसीलिए मैंने कहा था आप कह दो। लेकिन अब तो ये ना मेरे कहने से करती है ना आपके कहने से। मयूरी घर में कोई काम में हाथ नहीं बटाती, बस खाने पीने की चीज दे दो, खाकर सहेलियों के घर चली जाती है। क्यों री, तुझसे घर का 1-2 काम भी नहीं होता जो तेरी भाभी तुझसे कहती है? चरने के लिए है क्या सिर्फ तू?
नहीं माँ, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, बस मैं थक गई हूँ। यहाँ बैठने से भी पहले भाभी ने अपने कमरे में झाड़ू पोछा करवाया, जानबूझकर जूस गिराकर। भाभी इतनी चालाक क्यों है? माँ के सामने मुझे फंसा रही है। मुझे कुछ नहीं सुनना। फ्रिज में से कटहल निकाल कर साफ करने लग, तब करना काम। जब देखो पूरा दिन कॉलेज का काम लेकर बैठी रहती है। माँ जी, काम से बचने के बहाने हैं, पर कोई बात नहीं। मयूरी मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं उसके साथ कटहल साफ करवा दूंगी। आप उसे ऐसे डांटो मत, बस थोड़ी लापरवाह है, सुधारने में समय तो लगेगा ही। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी बहू हो, वो भी इतनी समझदार। मयूरी की आंखों में आंसू होते हैं और वो कटहल फ्रिज से लाकर अकेले काटने लगती है और त्रिशा सास के सामने कटहल साफ करने का ढोंग करती है और उसके जाते ही नंद पर सारा काम छोड़ देती है। यह पहली बार नहीं था, शादी के 15 दिन से वो अपनी नंद के साथ यही सब कर रही थी, जिससे अब मयूरी परेशान हो चुकी थी, लेकिन घर में किसी से कुछ नहीं कह सकती। दिन गुजरते हैं। पटपड़गंज नाम की लड़की अपने गरीब परिवार की लाडली होती है। वो खेत में हल चला रही थी कि इतने में गरीब बापू भागते हुए आकर कहता है, अरे करिश्मा बिटिया, तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले घर आए हैं, वो भी अमीर घर से। चलो चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर उनसे मिलो। क्या बापू, घर पर लड़के वाले मुझे देखने आए हैं, वो भी अमीर? लेकिन मैं ऐसे उनके सामने कैसे जाऊंगी? एक तो हम वैसे ही गरीब है और मेरे पास कोई नया सूट भी नहीं है। करिश्मा बेटा, उनके सामने दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी कच्ची झोपड़ी में रहते हैं हम, और अगर किसी को अपना रूप दिखाना चाहिए तो असल रूप दिखाना चाहिए कि तुम कितनी मेहनती और सुशील कन्या हो। ठीक है बापू। करिश्मा घर जाकर हाथ मुंह धोती है और चाय की ट्रे लेकर लड़के के माता पिता संगीता और महेश से मिलती है। नमस्ते अंकल, आंटी जी, ये लीजिए चाय और ये देसी बिस्किट, मैंने अपने हाथों से चूल्हे पर बनाया है। ये सुनकर संगीता और महेश उसके बनाए हुए चाय बिस्किट का लुत्फ उठाते हैं। अरे वाह बेटिया, तुमने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। जी आप क्या कहते हो? अरे इसमें कहना क्या है, मुझे तो अपने बेटे राहुल के लिए करिश्मा बहू बहुत पसंद है। बेटी, तुमने ये देसी बिस्किट बहुत अच्छा बनाए हैं। जरा मुझे थोड़े से रख कर दे देना, तुम्हारे होने वाले पति को भी तुम्हारे हाथ का स्वाद चखा दूंगी। जी जरूर। तो समझो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का हो गया। समझो अब बस आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले जाएंगे चंद हफ्तों में। ये सुनकर गरीब धरोहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता है। करिश्मा एक कागज में बिस्किट लपेट कर सास को दे देती है और सास भी बहू को शगुन की साड़ी और 16 श्रृंगार सौंप देती है और अब दोनों गाड़ी में बैठे बैठे देसी बिस्किट खाते हुए आते हैं। वैसे बिस्किट बहुत बढ़िया बनाया है करिश्मा बहू ने, लेकिन संगीता तुम मुझे यह बताओ कि तुमने गांव की लड़की को हमारे घर की बहू क्यों चुना? क्योंकि जहां तक मेरा मानना है वो तुम ही हो जिसे त्रिशा जैसी पढ़ी लिखी शहर की बहू पसंद है और तुमने उसे अपने घर की बहू बनाया है। अजी आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरे बेटे की बातें भी कुछ दिन पहले कहा था। माँ, मैं आपसे कुछ बात कहूँ? मैं अपने दोस्त के घर गया था, मोहित के। उसने गांव की लड़की से शादी की है, बहुत अच्छी है, घर वालों का ख्याल रखती है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। तो मैंने सोचा जब आप मेरे लिए लड़की देखो तो कोई शहर की लड़की मत देखना। वैसे भी मुझे अपने ऑफिस में सारी शहर की लड़की बेकार लगती हैं। मैं भी चाहता हूँ कि गांव की कोई सिंपल लड़की मेरी बहू बने। क्या सच में? मेरे बेटे को एक गांव की लड़की चाहिए? हाँ माँ, मुझे गांव की लड़की चाहिए, चाहे जैसे भी सही पढ़ी लिखी भी नहीं हुई हो तो भी उतना तो उसे होश रहेगा कि परिवार वालों को कैसे खुश रखना है। तूने बिल्कुल ठीक कहा, अब जैसा तू चाहता है तेरे लिए वैसी ही लड़की लाऊंगी। तभी राहुल अपनी माँ को गले लगा लेता है। अच्छा तो ये बात है। सही है, मेरा छोटा बेटा भी समझदार हो चुका है। अब हमारे घर में एक शहर की बहू होगी और दूसरी गांव की। हाँ, और दोनों तरीके का खाना खाने को मिलेगा। फिर कुछ ही दिन में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और लड़का लड़की के हल्दी मेहंदी संगीत की रस्म के बाद धूमधाम से शादी हो जाती है और करिश्मा सिंपल लहंगे में गृह प्रवेश करती है तो उसे देख त्रिशा, ओहो, तो ये है माँ जी आपकी और देवर जी की पसंद। अच्छा है, शहर वाली के साथ एक गांव वाली बहू भी होनी चाहिए ताकि कंपैरिजन और एंटरटेनमेंट घर में बना रहे। त्रिशा बहू, ऐसे कैसे बोल रही है तू? ये सब छोड़ और अपनी देवरानी का गृह प्रवेश कर। जरूर माँ जी। तब करिश्मा आरती की थाली लाकर चावल का भरा कलश जमीन पर रख देती है। चलो अपने राइट फुट से घर में प्रवेश करो। जेठानी जी, राइट फुट क्या होता है? माँ जी आप सबने सुना ना, ये गंवार क्या बोल रही है? मैंने तो पहले ही कहा था गांव के देहाती लोग गांव में ही अच्छे लगते हैं, इन्हें शहर में लाकर शहर की हवा खराब करने की क्या जरूरत थी? त्रिशा भाभी आप? मयूरी कहते कहते चुप हो जाती है। अरे बहू बस करो, उसका गृह प्रवेश तो करा दो, कोई बात नहीं जानती तो क्या हुआ। हाँ भाभी, मेरी उसे स्वीकार किया है तो आप उसे कुछ भी मत बोलिए।
जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सही है श्रीमती, गांव की प्रिय देवरानी, अपने दाएं पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। तब बहू सीधे पांव से चलकर चावल गिराकर गृह प्रवेश करती है और तृषा उसकी आरती उतारती है। बाप रे, मैं तो थक चुकी हूँ, अब तुम सब भी आराम कर लो। बहू, कल पहली रसोई के लिए उठ जाना। आप निश्चिंत रहिए माँ जी। फिर सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह करिश्मा जल्दी से उठकर घर को अच्छे से चमकाकर पहली रसोई में देसी घी का हलवा, आलू टमाटर पनीर की सब्जी, छोले पूड़ी बनाती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में होती है और खाना खाकर भी सब तारीफ करते हैं। वाह बहू, तुमने खाना तो बहुत बढ़िया बनाया, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। हाँ बहू, ऐसा खाना तो तृषा बहू ने भी अपनी पहली रसोई में नहीं बनाया था। पापा जी, देहाती टेस्ट आपको शहरी बहू के हाथ में कभी नहीं मिलेगा। मयूरी, तुम इतना शांत शांत क्यों बैठी हो? जब से मैं आई हूँ मैंने तुम्हें बोलते हुए नहीं देखा। और खा क्यों नहीं रही? ये लो देसी घी का हलवा खाओ और तुम्हारा पसंदीदा पनीर की सब्जी और पूरी भी। थैंक यू भाभी, पर आपको कैसे पता? वो क्या है ना, सुबह उठकर मैंने माँ जी से सबकी पसंद के बारे में पूछ लिया था, इसीलिए बना दिया। बहुत अच्छा खाना बना है भाभी। नहीं, भाभी के आते ही बड़ा उसके खाने की तारीफ कर रही है ना, इसको तो मैं बताती हूँ। खाना खाने के बाद सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। दोनों बेटे ऑफिस चले जाते हैं। नंद अपने कमरे में बुक्स खोलकर पढ़ने के लिए बैठी रही होती है कि उसकी किताब लेकर फेंक देती है। हाउ डेयर यू मयूरी, नहीं भाभी के आते ही तुम्हारी जुबान खुल गई। बड़ा खाने की तारीफ कर रही थी, बट लेट मी टेल यू वन थिंग मयूरी, अपना मुंह खोलने की कोशिश मत करना उस गंवार के सामने। जी भाभी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। हाँ मेरी प्यारी नंद। तभी गंवार बहू आ जाती है। अरे आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? और मयूरी, तुम डरी हुई क्यों हो? भाभी मैं डरी हुई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम मजाक कर रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ तो जाओ ना, चलते फिरते हम दोनों की बात सुनने की बीच में टांग बढ़ाने की तुम्हें क्या जरूरत है? अपने काम से काम रखो। तुम गांव के गंवार लोगों की यही आदत है, पर शहर में किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करके पूछना होता है। नॉक का मतलब खटखटाना होता है, ये तो पता है। दिन गुजरते हैं। तृषा नंद से डरा धमका कर तो काम निकलवा लिया करती थी, अब करिश्मा पर भी जोर चलाती थी। नई बहू घर का A to Z सारा काम करती थी और घर में सबके खाने पीने की दवाई का ख्याल भी रखती थी। और उसके अच्छा खाना खाने की बनाने की तारीफ से तृषा को जलन भी होती थी। एक दिन तीनों नंद भाभी शॉपिंग करने मॉल जाते हैं, जहां तृषा की कुछ सहेलियां भी शॉपिंग करने आई थी, तो उनसे मिलवाती है। अरे तमन्ना, प्राजक्ता, ये मेरी देवरानी है, गांव से आई है, पहली बार शॉपिंग मॉल देख रही है। यू नो, कुछ देर पहले इसने क्या पूछा कि ये लिफ्ट खुद चलती है कोई चलाता है? रियली, इतना कोई कैसे गंवार हो सकता है? तृषा सहेलियों के साथ हंसती है। करिश्मा इस पर भी मुस्कुरा देती है, लेकिन नंद को बुरा लगता है। भाभी आपको ये नहीं कहना चाहिए था, वो मासूम है, पहली बार मॉल देखा है। उसने मॉल पहली बार देखा है, लेकिन मयूरी तुमने तो मेरा खतरनाक रूप बार बार देखा है ना। क्या चाहती हो, मॉल में ही शुरू हो जाओ? अपना मुंह बंद रखो। वैसे भी अब मुझे फैशन की बातें करनी है। तभी करिश्मा एक बूढ़ी औरत का पर्स उठाकर मदद करती है। आंटी जी, आपका पर्स गिर गया था, ये लीजिए। शुक्रिया बेटी, जरूर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, इसीलिए इंसानियत के नाते तुमने मेरा पर्स उठाया, वरना आजकल शहर के चोर का क्या, कोई भी किसी भी पर्स को वापस नहीं करता। तृषा, भले ही तेरी देवरानी गांव की गंवार हो, लेकिन इंसानियत नाम की चीज है उसमें। देखा कैसे मदद की उसने। हाँ, पर तुम क्यों उसकी साइड ले रही हो? छोड़ो, भूख लग रही है। कुछ देर बाद वो सब एक कैफे के अंदर बैठ जाते हैं। मयूरी, करिश्मा, जाओ, वेटर तो आया नहीं है, तुम जाकर स्पेगेटी चिली पोटैटो मोमोज ऑर्डर कर दो और लेकर भी आना। ठीक है जेठानी जी, पर मुझे तो ऑर्डर करना नहीं आता। तुम जैसी गंवार को कभी कुछ आ भी नहीं सकता, तुम वेटर बनने लायक हो। भाभी हम नहीं जाएंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, वेटर आ जाएगा। मयूरी, तुम मेरे बारे में जानती हो ना, अब जाओगी या नहीं? जाती हूँ भाभी। मयूरी करिश्मा वेटर की जगह खुद ही ऑर्डर ले आते हैं, जिससे आसपास के लोग और तृषा की फ्रेंड देखकर बहुत हंसकर मजाक उड़ाती हैं। वहीं तृषा रास्ते भर दोनों से शॉपिंग बैग भी उठवाती हैं। घर आकर करिश्मा मयूरी से, मयूरी क्या बात है, तुम बहुत डरी सहमी शांत रहती हो, और सबसे ज्यादा जेठानी जी के सामने। कोई बात है तो मुझे कहो ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और भाभी के साथ मेरी छोटी बहन जैसा रिश्ता है। हम तीनों ही नंद भाभी बहन जैसी हैं। बल्कि तृषा आकर सुन लेती है। बिल्कुल सही कहा मेरी प्यारी नंद मयूरी, हम दोनों बहनें जैसी हैं, लेकिन ये गंवार मेरी बहन जैसी कभी नहीं हो सकती। इतना कहकर वो चली जाती है, पर करिश्मा कुछ नहीं कहती। फिर एक दिन पूरा परिवार पिकनिक घूमने का